नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया संकट में घिरती दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि इस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो विश्व युद्ध की तरफ ही बढ़ते दिख रहे हैं। तो कई रक्षा विशेषज्ञों ने तो दावा कर दिया है कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इस पर 26 नवंबर को मुहर भी लगा दी जाएगी। 26 नवंबर को नाटो की यूक्रेन के साथ बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि दुनिया में कितनी तबाही मचने वाली है। तो क्या अमेरिका करेगा रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान? इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में 44 की गई जान। इमरान खान पर भड़के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। और चलते चलते में देखेंगे कैसे पहले ही विदेश दौरे पर घिरे नेपाली प्रधानमंत्री। तो दुनिया विश्व युद्ध की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले ही विश्व युद्ध की शुरुआत करवाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन को रूस के अंदर तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की खुली छूट देकर रूस को पहले ही नाराज कर दिया है। और अब खबर आ रही है कि अमेरिका अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड भी यूक्रेन को सौंपने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताते हुए साफ कर दिया है कि वो इसका जवाब देंगे। इस बीच रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि उसने पोलैंड में अमेरिका के नए बेस को अपने संभावित टारगेट की लिस्ट में डाला है। वहीं रूस की नई इंटरमीडिएट मिसाइल के हमले के बाद पश्चिमी देशों में भी तनाव पैदा हो गया है। इसके चलते यूक्रेन और नाटो के बीच 26 नवंबर को इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। ये बैठक जेलेंस्की की अपील पर हो रही है। बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वहीं यूक्रेन ने रूस पर पश्चिमी देशों से मिले खतरनाक हथियार दागे हैं। नाटो की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि विश्व युद्ध कितने दिन की दूरी पर रह गया है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइलों की ज्यादा टेस्टिंग करने की धमकी दी है। उन्होंने रूसी मिलिट्री प्रमुखों के साथ बैठक में ये बात कही। रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर एक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल को दागा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे मिसाइल का टेस्ट बताया है। पुतिन के तेवर देखते हुए अमेरिका में डर दिखाई दे रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने डिफेंस कंपनियों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। अमेरिका और यूरोप के खुफिया अधिकारियों का कहना है कि रूस ने हाल ही में यूरोप की डिफेंस कंपनियों, लॉजिस्टिक्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है। इन सबके बीच यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ और ब्रिटेन में वर्तमान राजदूत वैलेरी जालुजनी ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस सहयोगियों की लड़ाई में उतरने के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। कीव इंडिपेंडेंट ने जालुजनी के हवाले से कहा कि यूक्रेन अकेले रूस से नहीं लड़ रहा, ये उत्तर कोरिया के सैनिकों का भी सामना कर रहा है। ईरान निर्मित शाहेद ड्रोन यूक्रेन में नागरिकों को खुलेआम मार रहे हैं। उत्तर कोरिया में बनी मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेन अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जंग थमती नहीं दिख रही है। यूएन में युद्ध विराम का प्रस्ताव आया, लेकिन उसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो दूसरी तरफ इजराइल गजा और लेबनान में लगातार बम बरसा रहा है। लेबनान में बेरूत और उसके आसपास इजराइल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की, जिससे 47 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेबनान के अल जदीद द्वारा प्रसारित फुटेज में कम से कम एक इमारत नष्ट हो गई है और उसके आसपास की कई अन्य बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दी। इस सप्ताह बेरूत के केंद्रीय क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया ये चौथा इजरायली हवाई हमला है। गजा में भी इजराइल की जमीनी कार्रवाई तेज हो गई है। इस बीच इजराइल की मुसीबत भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की ओर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई अन्य के खिलाफ वारंट जारी किया गया, जिसे लेकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस का भी बयान सामने आया है। जब राष्ट्रीय प्रसारक आरटीआई की ओर से आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस से पूछा गया कि क्या किसी भी कारण से इजरायली प्रधानमंत्री के आयरलैंड आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर जवाब देते हुए आयरलैंड के पीएम ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और उनके वारंट को भी अपने देश में लागू करते हैं। आयरलैंड ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को मान्यता देने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में सदस्य देशों का यह कर्तव्य है कि वे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करें। हालांकि वे इसके लिए मजबूर नहीं है। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर नेतन्याहू आयरलैंड में आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी यूरोपीय देश ने इजरायल को इस तरह से आंख दिखाई है।
वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो इजरायली पीएम को अपने देश में आमंत्रित करके इसकी अवमानना करेंगे। सरकारी रेडियो को दिए बयान में ओबर्न ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर मौजूदा संघर्ष में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इस बार उनकी मुश्किल की वजह बनी उनकी पत्नी बुशरा बीवी। बुशरा बीवी के बयान ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है, जिस पर अब पूर्व पीएम इमरान खान की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीवी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में बुशरा बीवी ने 24 नवंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के गिरने से जुड़े सवाल पर उनका बयान विवादों से घिर गया। बुशरा बीवी ने इमरान खान सरकार को हटाने के लिए सऊदी अरब के शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि जब खान साहब यानी इमरान खान ने नंगे पांव मदीना की यात्रा की, उसके बाद ही जनरल बाजवा को उनके कॉल आने लगे थे। बाजवा से पूछा जाने लगा कि ये किस आदमी को उठा लाए हो, हमें ये नहीं चाहिए। इसके बाद से ही उनके खिलाफ बदनाम करने का अभियान शुरू किया गया और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया। बुशरा बीवी के इस बयान को लेकर पाकिस्तान की सियासत गर्मा गई है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे पाकिस्तान सऊदी संबंधों पर आत्मघाती हमला बताया। इसके साथ ही पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि देश उन सभी हाथों को तोड़ देगा जो पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के बयान व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। और अब इस पर पत्नी के बचाव में इमरान खान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीवी के बयान को पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ रिश्ते में विवाद पैदा करने के लिए संदर्भ से बाहर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसमें बुशरा बीवी ने सऊदी अरब का जिक्र नहीं किया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के हिंदुस्तान के बजाय चीन की यात्रा करने के फैसले को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि ओली हिंदुस्तान की जगह चीन का दौरा कर चीन कार्ड खेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ ओली की इसे लेकर सफाई भी सामने आई है। उन्होंने प्रचंड के बयान को बेतुका बताया। केपी ओली ने कहा कि किसी खास देश का दौरा पहले करना चाहिए। क्या ये किसी धर्म ग्रंथ या फिर संविधान या फिर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा है? नेपाल सभी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं पहले चीन जा रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है। जब भारत ने 2015-16 में नाकेबंदी की थी, तब हमने अलग रुख अपनाया था, इसलिए मैं उस समय खुश नहीं था। लेकिन अब नाखुश होने की कोई वजह नहीं है। ओली ने चीन की अपनी आगामी यात्रा की सफलता पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मैं अचानक यात्रा नहीं कर रहा, वापस लौटने के बाद मैं खुद इसकी रिपोर्ट करूंगा। और अगर कोई सोच रहा है कि मैं कर्ज मांगने के लिए चीन जा रहा हूं, तो साफ बता दूं कि मैं ऐसा करने नहीं जा रहा। दरअसल ओली के पहले हिंदुस्तान नहीं आने का उनके सलाहकारों ने कुछ और ही कारण बताया है। ओली के सलाहकारों ने काठमांडू पोस्ट से बताया कि हमें उम्मीद थी कि हिंदुस्तान पहले की तरह नेपाल के नए प्रधानमंत्री को न्योता भेजेगा, लेकिन पद संभालने के 4 महीने बीत जाने के बाद भी हिंदुस्तान से कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला। आमतौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही नई दिल्ली से निमंत्रण मिलता है, लेकिन ओली के मामले में हिंदुस्तान की तरफ से निमंत्रण नहीं मिला। इस कारण से ओली चीन की तरफ से मिले न्योते पर चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। काठमांडू टाइम्स के मुताबिक ओली 2 से 6 दिसंबर तक की आधिकारिक यात्रा पर चीन जा रहे हैं और नेपाल के विपक्षी दल इसी को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।